Hello everybody. Today I am going to discuss a very important chapter, Cell, the Unit of Life. ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक का जो हमने ट्रेंड देखा है नीट का, नियर अबाउट 4 to 6 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं. सो 4 to 6 क्वेश्चन मीन्स नियर अबाउट कितने मार्क्स हो गए? 24 मार्क्स के करीब आपके इस चैप्टर से आएंगे. सो कीपिंग इन व्यू आज हमने डिसाइड किया कि आज हम इस चैप्टर को आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेल. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेल है क्या. सेल को हम डिफाइन करते हैं कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अब बेसिक यूनिट को एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से आप समझिए. जैसे एक घर बनता है, घर में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ब्रिक, ईट लेते हैं. एक एक ईट जोड़ के हम घर बनाते हैं. उसी तरह से बॉडी का जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है? सेल. जैसे मकान का सबसे बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक, ईट. उसी तरह से हमारा जो लाइफ का बेसिक यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड सेल. इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब कोई भी स्ट्रक्चर का बॉडी का ले लीजिए, उसका जब आप देखेंगे कि सबसे फाइनेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सेल है. फंक्शन, जो भी आप फंक्शन देखेंगे उसका भी देखेंगे क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो दैट इज़ द सेल. सो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब जब हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? जैसे सेल हुआ, similar cells combine to form tissue combines to form organ combines to form organism. ठीक है, सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो ऑर्गेनिज्म हम किस तरह का देखते हैं? 2 टाइप्स का देखते हैं. कौन कौन सा? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनी का मतलब होता है 1. ठीक है, तो यूनिसेलुलर कैसे हम डिफाइन करेंगे? द ऑर्गेनिज्म which is composed of a single cell, that is called unicellular organism. Multicellular, multi का मतलब बहुत, many cells. तो जो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं, that is composed of many cells, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर. अब देखिए कुछ टाइमलाइन है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, जो हमेशा क्वेश्चंस में आते भी हैं. सबसे बड़ी बात है, एक और याद रखिए आप कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. अब देखिए कि फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया सेल को? रॉबर्ट हुक ने. कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया इन्होंने सेल को. 1670 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ये फर्स्ट लाइव सेल को देखा इन्होंने. इन्होंने लाइव सेल को देखा और इन्होंने डिस्क्राइब किया कि सेल क्या है. उसके बाद न्यूक्लियस, जो सेल में अंदर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने. ईयर 1833. 1838 में मैथियस शील्डिंग, इन्होंने, ये बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने एग्जामिन किया प्लांट सेल को. ठीक है. 1839 में थियोडर स्वान, जूलॉजिस्ट, ही एग्जामिन्ड एनिमल सेल्स. उसके बाद शील्डिंग एंड स्वान टुगेदर इन्होंने फॉर्मुलेट किया क्या? सेल थ्योरी का. सो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? क्या होगा? शील्डिंग एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. ये मार्क कर लीजिए, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपका. उसके बाद है रडोल्फ विर्चाउ. ये सेंटेंस बहुत आता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क किया है. 1855 में इन्होंने ये सेंटेंस दिया था, स्टेटमेंट दिया था क्या? कि न्यू सेल्स जो भी फॉर्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, पहले वाले सेल्स से न्यू सेल्स फॉर्म होता है. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. इसको हम कहते हैं क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ये भी आपका एमसीक्यू है, आपको ये वर्ड दे देगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ये किसने कॉइन किया था? रडोल्फ विर्चाउ. किस ईयर में? 1855 में. अब देखिए कुछ ओवरव्यू हम देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. जैसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल आपका कौन है? माइकोप्लाज्मा.
माइकोप्लाज्मा का क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये सब MCQ में है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का क्या है अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। अब देखिए सेल को ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया। अब सेल का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वी फाइंड द सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें एडवांस न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब कुछ डिफरेंस आप देखिए प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि हमने कहा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद जब हम साइज देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक का सेल जो है वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल लार्जर साइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें यूकैरियोटिक में आप देखेंगे तो मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं सब विदाउट मेम्ब्रेन है इसमें, और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत कम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉलर होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज़ होता है। तो क्या होगा, छोटे साइज़ के कारण ये मल्टीप्लाई करता है मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेज़ी से ये मल्टीप्लाई। अब शेप देखिए बैक्टीरिया का शेप जनरली क्या होता है, जैसे रॉड लाइक हुआ उसको कहते हैं हम बैसिलस, स्फेरिकल होगा उसको कहेंगे हम कॉकस, जो कॉमा शेप्ड होगा उसको कहेंगे हम विब्रियो, और जो स्पाइरल फॉर्म का होगा वो होगा स्पाइरलम। ये सब आपको हम इस ये में दिखा रहे हैं। आप देखिए बैसिलस हो गया, ये रॉड लाइक हो गया, कोकस हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, विब्रियो ये कॉमा शेप्ड हो गया, ये देखिए कॉमा शेप, ऐसे हम लोग कॉमा लगाते हैं, और ये हो गया स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप्ड का हो गया। अब चलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम देखेंगे तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है, अंदर की तरफ होगा सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होगा आपका सेल वॉल, ठीक है, और बाहरी लेयर जो होगा एक और लेयर होता है इसमें, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3 लेयर होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है बैक्टीरिया के आउटर पार्ट्स को। कौन कौन से पार्ट हो गए, सबसे आउटर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर होगा। तो ये 3 लेयर क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसको कहेंगे हम, इसको मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपका DNA, इसमें आपको बता चुकी हूँ मैं कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये न्यूक्लियोइड है। ये DNA कहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, इन अ रीजन, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जितने भी जेनेटिक मटेरियल है सब नेकेड फॉर्म में है, एंड दे आर अरेंज्ड इन अ प्लेस, इन अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड दैट स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अब देखिए एक और आ रहा है प्लास्मिड। ये देखिए सर्कुलर टाइप है, ये सर्कुलर हो गया क्रोमोसोम, सर्कुलर DNA हो गया।
ये सर्कुलर डीएनए है जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये सारा जीनोमिक डीएनए है। इससे बाहर जो डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए, दैट डीएनए इज नोन एज प्लास्मिड। प्लास्मिड का मेन फंक्शन क्या है कि ये स्पेशल फीचर्स इसमें होते हैं, कुछ ये जीन होते हैं इसमें जो इसको रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक बनाता है, ये एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है। सो प्लास्मिड क्या है? प्लास्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए वेर इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं प्लास्मिड। और इसका क्या फीचर्स है? ये क्या बनाता है बैक्टीरिया को? रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब यहाँ पे एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा है? आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल, इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर क्या करता है? एक एनवेलप प्रोवाइड करता है एंड इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट। तो सेल एनवेलप क्या होगा? सेल एनवेलप इसका 3 तरह का है, इसका ग्लाइकोकैलिक्स, मिड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है, ये आपका 2 तरह का होता है। अगर ये लूज थिन शीट है तो इसको कहेंगे हम स्लाइम लेयर। अगर ये थिक एंड टफ है तो इसको कहेंगे हम कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर कवरिंग है, सेल वॉल के बाहर में है, इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। कब? जब ये थिन लेयर होगा और लूज शीट की तरह अरेंज होगा। लेकिन जब ये थिक एंड टफ है तो इसको हम क्या कहेंगे? कैप्सूल। सो कैप्सूल इज थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एंड स्लाइम लेयर क्या है? लूज एंड थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स का भी 2 फॉर्म है, या तो स्लाइम लेयर होगा या कैप्सूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 2 तरह में, एक तो ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम नेगेटिव है। इसको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है? अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स डेवलप्ड बाय स्टेनिंग टेक्निक्स डेवलप्ड बाय ग्राम। अब कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा, जो रिटेन करेगा ग्राम स्टेन, जब इसको हम पर्पल कलर से स्टेन करेंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये रिटेन करेगा पर्पल कलर, उसको कहेंगे हम ग्राम पॉजिटिव। और जो स्टेनिंग नहीं लेगा, जिसमें कोई स्टेनिंग नहीं होगा, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज gram negative. So bacteria classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by gram. अगर वो स्टेन हो जाता है तो उसको कहेंगे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर वो स्टेन नहीं होता है तो इसको कहेंगे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखिए सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये शेप देता है सेल को और सपोर्ट करता है सेल को फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, और ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट या कोलैप्स नहीं कर जाए। सेल वॉल किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना हुआ है। इसका मेन फंक्शन क्या है? शेप देता है सेल को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? वो सेमी परमेबल इन नेचर है और इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी कंस्टिट्यूएंट है, इट इज़ सेम एज इन यूकैरियोटिक सेल। लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, सेम है, बाई लिपिड लेयर होता है इसमें, तो सेम है यूकैरियोटिक सेल का जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेम उसी तरह का कंस्टिट्यूएंट इसमें भी है, जो डिटेल में हम आपको यूकैरियोटिक सेल में पढ़ाएंगे। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। Now,
इसमें हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ कौन सा प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है दोनों में, यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में कुछ इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और एक बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आप देखेंगे बैक्टीरिया के सेल में। उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोजोम्स, जो कि इट इज़ नथिंग बट द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा स्ट्रक्चर है स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, दैट इज मीजोजोम। देखिए मीजोजोम, ये मीजोजोम क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आइए अब इस फिगर से आपको मीजोजोम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मीजोजोम क्या है, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ये किसका एक्सटेंशन है, देखिए ये मीजोजोम है, ग्रीन वाला जो है, ग्रीन कलर से जो एक्सटेंड किया गया है, दिस इज मीजोजोम। ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब ये जो एक्सटेंशन है ये तीन तरह का हो सकता है, या तो वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स या लैमिला के फॉर्म में। ठीक है, अब इसका जो है आप देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये भी तो कुछ काम करेगा, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। अब इसके एनर्जी कौन देगा, अब यूकैरियोटिक सेल में आप देखते होंगे कि एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो यहाँ पे मीजोजोम करेगा। ठीक है, परफॉर्म करेगा। मीजोजोम फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय मीजोजोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें इसका क्या होगा कि ये एनर्जी बनाएगा, एनर्जी देगा, और क्या क्या काम है इसका, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम है इसका, देन सेल डिवीजन में भी ये काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, देन रेस्पिरेशन जिससे कि आपको एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सिक्रेशन, और ये जब इनफोल्डिंग करता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट भी रहता है। तो ये मीजोजोम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम परफॉर्म करता है, एंड बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एटीपी इज फॉर्म, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। अब देखिए कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इसमें अलग तरह का मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्रोमैटोफोर्स कहाँ पे है, इन सम साइनोबैक्टीरिया। उसमें क्या होता है क्रोमैटोफोर्स में, उसमें पिगमेंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल या तो मूव कर सकता है या मूव नहीं कर सकता है, मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल। मतलब मोटाइल मतलब कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड नॉन मोटाइल मतलब जो कि मूव नहीं कर सकता है। अगर ये मोटाइल है तो इसको कोई भी स्ट्रक्चर चाहिए जो हेल्प करेगा इसको टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सो उस जो हेल्प करेगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेला। ये फ्लैजेला है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में, दैट इज आउटर सेल वॉल के बाहर ये निकलेगा आपका फ्लैजेला, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर all around the body of the bacteria, and it helps in motility of the bacterial cell. अब देखिए फिलामेंट, फ्लैजेलम के बारे में हमने बताया। इस तीन पार्ट्स है फ्लैजेलम में, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब देखिए ये हो गया आपका फिलामेंट, यहाँ पे हुक होगा, ये बेसल बॉडी यहाँ पे होगा, और ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये बैक्टीरियल फ्लैजेलम है। इसका क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इससे कितने पार्ट्स हैं, फिलामेंट है, हुक है और बेसल बॉडी है। ये कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम द सेल सरफेस, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। अब देखिए फ्लैजेला तो है ही जो एक्सटेंशन है विच दैट हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब फ्लैजेला के अलावा यहाँ पे और भी थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिए एंड पाइलाई, फिम्ब्रिए एंड पाइलाई। अब ये दो जो स्ट्रक्चर है इस मोटिलिटी में ये हेल्प नहीं करता है, तो क्या फंक्शन है इसका, ये जो पाइला है
इसको सेक्स पाइलाई भी कहते हैं। ये मेड अप ऑफ प्रोटीन है, सेक्स पाइलाई भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस एंड इट हेल्प्स इन कंजुगेशन। ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ चिपक के और फिर जो जेनेटिक मटेरियल होगा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में देगा। दैट इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कंजुगेशन। सेक्स पाइलाई करते हैं। और ये जो फिम्ब्रिए है ये पाइलाई से छोटा होता है और इसका क्या काम है? इसका सिर्फ काम है एडहेशन। जैसे है देखो, इट हेल्प्स द अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ये सिर्फ एडहेशन इसका काम है। ये सिर्फ एडहियर करता है टू अनदर बॉडी, जैसे रॉक्स हो गया, जैसे नदी वगैरह में रॉक्स में ये करेगा, या हमारे होस्ट टिश्यू में, ये किसी में भी ये सिर्फ एडेशन काम करेगा। ये पाइलाई जो है ये सेक्स पाइलाई, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इज इट क्लियर? दैट इज थ्रेड लाइक फ्लैजिला है, ये क्या में हेल्प करता है? इन मोटिलिटी। पाइलाई हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एंड फिम्ब्रिए हेल्प्स इन एडेशन। अब देखिए, हमने कहा कि राइबोसोम जो है आपका, राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि ये राइबोसोम कहाँ पे एसोसिएटेड है? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इसका साइज क्या दिखा रहे हैं हम? 15 nm to 20 नैनोमीटर। ठीक है, और ये दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, 50s एंड 30s। S इज द स्वेडबर्ग यूनिट, इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। 50s एंड 30s। आप जानते हैं कि राइबोसोम एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। जब एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दोनों यूनिट कंबाइन हो जाता है और तब वो किस फॉर्म में रहता है? 70s फॉर्म में। तो ये बहुत याद रखना आपको ज़रूरी है कि राइबोसोम इट्स मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। कौन कौन से यूनिट्स है? 50s एंड 30s। ठीक है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है तो ये दोनों कंबाइन हो जाता है, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, और ये बनाता है 70s यूनिट। दैट इज 70s मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं। राइबोसोम हमने कहा ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये सेवरल राइबोसोम अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए में और ये बनाएगा क्या? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। और ये जो पॉलीराइबोसोम्स और राइबोसोम्स होगा वो मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है इसमें ही सारा आपके इंक्लूजन बॉडीज़ होंगे, ग्रैन्यूल्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, क्योंकि सारा फंक्शन जो भी होगा वो सारा साइटोप्लाज्म में ही होगा। एज यू नो कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए इसमें कौन कौन से ग्रैन्यूल्स हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इवन गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जैसे आपका ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आप देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।